हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं कई दिन से बैंक पेंशन अपडेशन के ऊपर वीडियो बना रहा हूं और कई जगह से स्टडी कर करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि आखिरकार बैंकों में पेंशन अपडेशन क्यों नहीं हुआ। हमने बैंकिंग रेगुलेशन 995 पढ़ा, उसका जो रेगुलर 35 पढ़ा, 56 पढ़ा, और फिर मैंने ये कोशिश की कि CCS रूल्स 1972 जिनका सहारा लिया गया, आखिरकार वहां पेंशन अपडेशन पर क्या कहा गया है। मैंने पेंशन रूल्स CCS 1972 को देखा और मैं अचंभित था देख करके कि पेंशन के जो रूल हैं CCS पेंशन रूल 1972 अपडेशन के बारे में कुछ नहीं कहता है। सिर्फ और सिर्फ जब हम पेंशन का नाम लेते हैं तो अपडेशन उसमें ऑटोमेटिक है, इनहेरेंट है। अपडेशन वहां कहने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने ये कहा पेंशन, तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही वेतन आयोग आएगा उसमें पेंशन का ऑटोमेटिक रिवीजन होगा, उसमें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ला करके, MF फैक्टर ला करके, और जनरली यही होता आया है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि इन्होंने CCS रूल्स को सहारा लिया है तो हर बेज रिवीजन में एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लाना चाहिए था और पेंशन को रिवाइज करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। और इसको रोकने के लिए क्या क्या कोशिशें की गई वो हम बताएंगे आपको। और उसके बाद भी CCS रूल्स कई बार परिवर्तित हुए, नए नए कर्मचारियों के लिए हुए, और एक CCS रूल 2021 में आया इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के लिए। उनमें मुझे मिला एक 56 रेगुलेशन, तो उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा था ये वाला, ये 72 का नहीं है कि क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा The pension authorized under Rule 44 and family pension authorized under Rule 50 may be revised by the government in accordance with the any general order issued in implementation of decision taken on the recommendation of Central Pay Commission। यानी सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशन पे जो MF फैक्टर लेकर के आते हैं या अदरवाइज लेकर के आते हैं, उसके अनुसार इनकी पेंशन रिवाइज होगी और वही एडिशनल पेंशन मानी जाएगी, उसी से इनको एडिशनल पेंशन दी जाएगी। यानी सीधा साधा मतलब यह है, अपडेशन जैसा वर्ड कोई भी CCS रूल 1972 नहीं है, वहां केवल इसको बाद में रिवीजन कहा गया। अब क्यों नहीं है? क्योंकि हम बड़े अचंभित हैं कि पेंशन जब शब्द आता है पेंशन, तो उसमें अपडेशन ऑटोमेटिक है, उसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप इसी लाइट में यदि इन चीजों को पढ़ा जाए कि भाई अपडेशन ऑटोमेटिक है, और जब इनको कहा गया कि CC रूल के आधार पर तुम पेंशन क्या नाम है उनके रूल और रेगुलेशन बनाओगे और अपडेशन ऑटोमेटिक, इसका मतलब ये हो गया कि 995 में जब आपका पेंशन रेगुलेशन 995 आया था, तो उसके बाद जो बेस सेटलमेंट आए 97 में, 2002 में, और जो भी कुछ आया इनका, उनको उसी समय मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ला करके पेंशन को रिवाइज करना चाहिए था। इनको अलग से कहने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको रोकने के लिए इन लोगों ने काम किया। और आपको पता है कि जब DA पैटर्न 1 किया गया था 2002, और 2002 के बाद काफी केस चला था, वो भी उनका एक गलत था, केवल और केवल पैसा बचाने के लिए। अब ये जो 35 रेगुलेशन है, इसका एक और अर्थ निकलता है, क्योंकि 35.1 में इन्होंने ये कहा था कि बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन wherever applicable shall be updated as per the formula given in Appendix 1। Appendix 1 में 995 से पहले के जो पेंशनर रिटायर हुए थे उनके लिए अपडेशन का फॉर्मूला दिया था, यानी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया था कि इस प्रकार से इनकी पेंशन को अपडेट किया जाएगा और ऑटोमेटिक आने वाले जो वेज रिवीजन है उनमें उनके अनुसार उनको ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि बाद में जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएंगे उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन वेज रिवीजन में इन लोगों ने जानबूझकर पेंशन रिवीजन को छोड़ा। अब ये तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, और यहां इन्होंने कहा था कि CCS रूल्स का ये होगा। CCS रूल्स से इन्होंने वहां के प्रोविजन लिए
और इसमें लिखने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं थी ये लिखने की कि पेंशन रिवीजन होगा या नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक है, अंडरस्टूड है। इसीलिए जो आपका सीसीएस रूल 1972 है या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनको अलग से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि पेंशन अपडेशन होगा, वो ऑटोमेटिक जो पे कमीशन आता है 10 साल में उनकी ऑटोमेटिक समान उनका महंगाई भत्ता होता है और उनका मल्टीप्लाई फैक्टर से उनकी बेसिक पे रिवाइज हो जाती है। सिमिलरली जैसे इनका आता है ना, इतने पॉइंट तक डीए मर्ज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसका एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो रिटायर्ड कर्मचारी थे उनके भी लिए होना चाहिए था, लेकिन बेज सेटलमेंट में उसको जानबूझ के रोका गया और बार बार यह कहा गया कि इस बार भी इसमें पेंशन रिवीजन होगा, इस बार भी पेंशन रिवीजन होगा, और नहीं हो पाया। और इस चीज को रोकने के लिए 2015 में आईबीए और यूएफबीयू ने मिलकर के एक बेहद ही गंदी चाल चली। इन्होंने बनाया किसी वकील के कहने पर नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी क्लॉज, यानी जो सर्विंग कर्मचारी हैं उनके साथ में रिटायर्ड कर्मचारियों का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, उनका अलग से होगा, जबकि उनके साथ नहीं होना चाहिए था। ये नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी क्लॉज जो डाला हुआ है, मिलकर के डाला हुआ है यूएफबीयू और आईबीए ने, इसका मतलब यूएफबीयू को भी एक पार्टी बनाया जाए कि तुमने क्यों डाला इसको, जब रूल्स तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उन पर आधारित है। बेज सेटलमेंट के साथ ही आपका रिवीजन होना चाहिए था, तो आखिरकार तुमने ये क्यों रोका। इसका मतलब ये हो गया कि 2015 में आपके पेंशन रिवीजन को नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी से खत्म कर दिया गया था। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे थे उसमें नो इश्यू डाल करके, और क्योंकि आरबीआई का 2019 में जो अपडेशन था सिर्फ इसलिए हो पाया था कि उन्होंने ऐसे किसी क्लॉज पर दस्तखत नहीं किए थे। इसका मतलब अब सीधा साधा मतलब यह है कि इस प्रकार का आईबीए और यूएफबी में इस प्रकार का कोई लिखित संबंध हुआ है तो पहली बार तो यह कि कर नहीं सकते, क्यों आईबीए इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। तो क्या बैंकों ने ऐसा किया है? क्यों इसको केवल और केवल स्टैट्यूटरी बॉडी कर सकती है। और शायद यह इन्होंने इसलिए किया कि कोर्ट में केस चल रहे थे और कोर्टों में केस जीतने के लिए इन लोगों ने शायद निकाला गया, और यूएफबीयू को मिला क्या, उनके बदले में स्पेशल अलाउंस। अब बात बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन 995 में अपडेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, लिखने की जरूरत ही नहीं थी, वो ऑटोमेटिक है। हां, अपडेशन उनके लिए करना था जो 995 से पहले जो आदमी रिटायर हो गए थे, उनकी पेंशन को एट पार लाना था, उसका 35.1 में दे रखा है। और उसके बाद में इनका जो रिवीजन होना चाहिए था वो बेस सेटलमेंट के साथ होना चाहिए था कि यानी डीए बराबर रहता और डीए के कितने पॉइंट मर्ज किए उसका एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकलता और पेंशन ऑटोमेटिक रिवाइज होती चलती। अब मैं इन पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। और इसी प्रकार का जब मैं आगे देखा तो सीसीएस रूल्स 2021 इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए निकाले, नोटिफिकेशन निकाला सरकार का, और उसमें बड़ा स्पष्ट किया गया था। और उसमें क्या स्पष्ट कहा गया था कि सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशन पर जो भी रिकमेंडेशन, वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालते हैं कि जो इस पर्टिकुलर समय से पहले के जो रिटायरीज हैं उनका इस से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से डिवाइड गुणा किया जाएगा और उसके बाद डीए उनके बराबर हो जाएगा और पेंशन रिवीजन हो जाएगी। तो भाई यही तो यहाँ होना था, यही होता आया है। अभी भी ये जब करते हैं, जब इसका क्या नाम है, सर्विंग जो एम्प्लॉयज की जो वो निकालते हैं ये सैलरी वगैरह, तो अब डीए को जब मर्ज करते हैं वहाँ भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकलता है कि इसको किस किस प्रकार करना है। उसी प्रकार इनको यहाँ से निकालना चाहिए था। मैं अब ये कन्फर्म हूँ इस बात का कि भर बेज रिवीजन में पेंशन रिवीजन होना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी कि आपके बैंकिंग रेगुलेशन 995 में ये लिखा होना चाहिए था, क्योंकि इनके जो रेगुलेशंस थे सीसीएस रूल्स 1972 पर आधारित हैं। और 1972 में पेंशन में जो पेंशन है आपका, उसका रिवीजन ऑटोमेटिक है एंड इट इज बेस्ड ऑन द वेतन आयोग पर बेस्ड है। और बैंकर्स की जो वेतन पेंशन है वो बेस्ड है आपके 5 साल में होने वाले बेस सेटलमेंट के ऊपर। ये सारा का सारा जो घोष कर रखा है ये हमारे यूनियन ने किया हुआ है और इनको सब पता था। इसको खत्म करने के लिए इन नए नए हथकंडे अपनाए। अब क्योंकि
995 में जब ये आया था तो उससे पहले वाले लोगों के लिए अपडेशन होना चाहिए था जो 35.1 से हो रहा है, और उसको 8 बार लाने के बाद आगे जो उनका रिवीजन होना चाहिए था वो हर बेस सेटलमेंट में होता, जो इन्होंने नहीं किया। 97 में होता, 2002 में होता, 7 में होता, 12 में होता, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और 15 में आकर के, यानी जब 10वां वेतन आयोग आया, यानी 2012 से जो लागू था, उसमें आकर के इन लोगों ने दस्तखत करके आपके पेंशन अपडेशन को ख़त्म कर दिया। इन सारी चीज़ों को जब कोर्ट के सामने लाया जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज बेकार है। दूसरा एक बात और बता दूं मैं, क्योंकि मेरे उस पर बहुत चैनल पे कमेंट्स आते हैं, सारी सेवाराम जी को बताइए, सेवाराम जी को बताइए। मैं सर क्या बताऊंगा उनको? सेवाराम जी खुद एक वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। नहीं जानते तो डेली वीडियो बना रहा हूं, उनको देख लेना चाहिए। लेकिन ये निश्चित है कि आपका पेंशन अपडेशन आपके यूएफबीयू और आईवीयू ने मिलकर के ख़त्म किया है, और ये 2015 में किया है, और नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी ला करके किया है, और उसके बाद इनको मिला है स्पेशल अलाउंस, और जो आपको पैसा मिलना चाहिए था वो चला गया इनके पास। अब शायद मैं ज़्यादा वीडियोस में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इसकी पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको देनी थी। आपको फिर भी लास्ट में अंत में बता रहा हूं मैं कि आपके पेंशन रेगुलेशन 995 में अलग से पेंशन अपडेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पेंशन शब्द आता है सीसीएस रूल्स में तो उसमें रिवीजन ऑटोमेटिक है, और रिवीजन होगा केंद्र सरकार में वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर, यानी 10 साल के बाद, और बैंकों का होगा बेस सेटलमेंट के आधार पर, जो होता है 5 साल के बाद। ये अंडरस्टूड है, इसमें कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये नहीं दें तो हम नहीं दे सकते हैं कि प्रभावशाली लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, और वही हो रहा है आपके साथ। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।